रेतीली मृदा। अब देख लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से टेस्ट में आएगा, जो पढ़ा रहा हूं ना अभी वही टेस्ट में आएगा। हाँ, जो पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक है ना मृदा वाला, टेस्ट में तो यही आएगा टेस्ट में। ध्यान से सुन लेना, एक एक बात समझ लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि भूरी रेतीली मृदा को किन उपनामों से जाना जाता है, तो लिखिए उपनाम। भूरे रंग को क्या बोलते हैं? ब्राउन बोलते हैं। तो ग्रे क्या होता है? स्लेटी होता है। तो लिखो उपनाम। उपनाम है ग्रे पेंटेड मृदा। ग्रे पेंटेड मृदा। दूसरा नाम नोट कीजिए आप इसमें, धूसर मरुस्थलीय मृदा। धूसर मरुस्थलीय मृदा। और एक नाम हम इसमें नोट करेंगे, सिरोजम मृदा। तीन इसके उपनाम हमें ध्यान में रखने हैं। तीन उपनाम कौन कौन से इसके उपनाम हैं? निर्माण इसका कैसे होता है? तो निर्माण की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी बनती कैसे है, तो आप इस मानचित्र में आप देखो, ये यहां पर अरावली है और लगभग अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है उसमें हमने पढ़ा कि यहां कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। लेकिन जब अरावली का कटाव होता है ना, अपर्दन होता है इस अरावली का, तो इसके कुछ कण उड़कर क्या है, इस ओर आ जाते हैं, यहां पर इस भाग में आ जाते हैं और इस मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और मिलने से जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी कौन सी है? वो भूरी रेतीली मिट्टी है। ठीक है, तो लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा के कणों के मिश्रण से। अब ये कण है, वो कण कहीं पर तो क्या है, हवा के द्वारा आते हैं, कहीं पर वो वर्षा के पानी के साथ में, नदियों के साथ में आते हैं, तो कहीं कुछ मात्रा के अंदर कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी भी मिल जाती है बीच बीच में, और बाकी इसे पूर्ण रूप से हम क्या बोल देते हैं? भूरी रेतीली मृदा के नाम से जानते हैं। फिर हम लिख लेते हैं कि विस्तार कहां है, तो विस्तार है अरावली के पश्चिमी सीमावर्ती भाग में। विस्तार अरावली के पश्चिम में सीमावर्ती भाग में। अरावली के पश्चिम में सीमावर्ती भाग में जिस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो मिट्टी कौन सी है? भूरी रेतीली मृदा है। जिले कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जिले वो सारे ही होंगे जो इस पेटी के अंदर पाए जाएंगे। तो जिले लिखिए, कुछ सिरोही का भाग आता है, कुछ भाग है वो जालोर का भी आ जाता है। सिरोही है, जालोर है, बालोतरा है, सांसोर है, बालोतरा, सांसोर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू,
ये प्रमुख रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। और एक हम इसकी विशेषता लिख देते हैं। विशेषता लिख दीजिए आप इसमें, फास्फेट तत्वों की अधिकता पाई जाती है। 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 ये अपने भूरी रेतीली मृदा हो गई। अब हम अगली मृदा पढ़ते हैं, भूरी मृदा। भूरी मृदा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर रिपीट कराऊं तो एक हमने कौन सी मृदा पढ़ी, जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर लाल लोमी मृदा, फिर लाल पर्वतीय मृदा नहीं पढ़ी थी क्या, पर्वतीय मृदा, उसके बाद में लाल पीली, फिर रेतीली, और रेतीली के बाद में भूरी रेतीली। इनमें अगर एक एक बात शुरुआत वाली याद कर ली तो गलत नहीं होगा। किससे निर्माण होता है, नदियों के द्वारा लाई गए कांप से। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से। लाल लोमी मृदा का निर्माण किससे होता है, इसे कायांतरित चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से। पर्वतीय मृदा का निर्माण पर्वतों की ऊपरी परत के अंदर क्या हो जाता है, उधड़ने से। जब उसके ऊपर हम कहें कि जलवायु का या पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है उससे उधड़ जाती है। और उसके बाद में हमने लाल पीली, इसमें क्या बात पड़ी थी, ग्रेनाइट, निस, शिष्ट पढ़ा था क्या कुछ। इनसे जो मृदा बनती है वो लाल पीली मृदा है। फिर हमने रेतीली मृदा, तो किससे निर्माण हुआ, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। कण बड़े होते हैं, जल ज्यादा मात्रा के अंदर सोखती है, इसलिए इसे प्यासी मृदा बोलते हैं। भूरी रेतीली मृदा का निर्माण किससे हुआ, पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा के मिलने से इस मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, और अरावली के पश्चिमी सीमावर्ती भाग में पाई जाती है। अगर ये इतनी बात आपने याद कर ली ना, तो ये ऐसे समझ लो कि ये मृदा के शॉर्ट नोट्स है। जो प्रश्न, पहला जो प्रश्न बनेगा वो इसी बात से बनेगा। और बाद में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा जहां अरावली पाई जाती है। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा हम कहां से शुरू कर देंगे, जालोर से शुरू कर देंगे। जालोर, पाली, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इस बेल्ट में। रेतीली मृदा तो हमें पता ही है कि पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। भूरी रेतीली मृदा कहां पाई जाती है, अरावली के पश्चिमी सीमावर्ती जिले, जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण। ऊपर जाएंगे तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, नीमका थाना, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों के अंदर पाई जाती है। रट्टा लगाने की मेरे हिसाब से तो आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर एक बार थोड़ा सा सही हिसाब से समझ लिया तो इसी प्रकार से याद करना है। आसान सा प्रश्न आता है, जो लिखाया है उससे बाहर पेपर में प्रश्न जाता ही नहीं है। एक कोई करंट का प्रश्न आ जाए एक बात अलग है, इसके अलावा प्रश्न बाहर जाता ही नहीं, इतना ही है, याद कर लेंगे हम। अगली मृदा पढ़ते हैं हमें भूरी मृदा। 8 नंबर मृदा है ना, भूरी मृदा। भूरी मृदा नोट करते हैं। भूरी मृदा में
लिखो विस्तार। भूरी रेतीली के आगे जो आपको लिखा है वही लिखा है कि पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा के मिलने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी है? भूरी रेतीली मृदा है। अगली मृदा पढ़ते हैं, भूरी मृदा। विस्तार, अरावली के पूर्वी भाग में। विस्तार, अरावली के पूर्वी भाग में। कहां पर? जहां बनास नदी बहती है, बनास बेसिन में। बनास बेसिन में अरावली पर्वत को काट करके जो नदियां मिट्टी लेकर के जाती है, छोटे छोटे कण लेकर के जाती है, और उस मिट्टी से जिस मृदा का निर्माण होता है वो मृदा कौन सी है? भूरी मृदा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हम करें कि इसका अपने जिले कौन कौन से हैं, कौन से जिलों में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो जिले लिख दीजिए आप, भीलवाड़ा, साहेपुरा, केकड़ी, कुछ भाग ब्यावर का, कुछ भाग अजमेर का, कुछ भाग टोंक का, गंगापुर सिटी का कुछ क्षेत्र, और सवाई माधोपुर जिला। भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, टोंक, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है यहां पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। और कुछ भाग अगर कोई इसकी सहायक नदी करौली से आ रही है तो उसे करौली वाले क्षेत्र में भी ये मिट्टी कहीं कहीं पाई जाती है। तो आप करौली भी इसमें नोट कर सकते हैं। तो एक आप नोट कर दीजिए करौली। बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न का उत्तर इतना ही रट लो, ऑप्शन से ही निकलेगा, वो बात ध्यान में रखनी है। ज्यादा रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रट्टा लगाना ही नहीं है, नॉर्मल पढ़ना है। हाँ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे तो आने दो, जितनी जगह आते हैं ना उतनी जगह आने दो। बस ऑप्शन आएंगे ना तो आपका धीरे धीरे इसको बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग काम करने लगेगा। पहले मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कैसे करूंगा प्रश्न, हल कैसे होगा प्रश्न। जब ऑप्शन आते हैं ना सामने तब अपने आप उत्तर आ जाता है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि भूरी मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है, प्रश्न ये है, ऑप्शन है कि ऑप्शन लिख दिया कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम बना लेते हैं जालोर, पाली, राजसमंद, शाहपुरा। तीसरा ऑप्शन बना दिया शाहपुरा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा। और चौथा ऑप्शन मैंने बना दिया इसमें कि ब्यावर, करौली, शाहपुरा, टोंक। अब कैसे पहचान लिया फिर आपने? ऑप्शन तो ऐसे ही वहां आएंगे, वहां कोई अलग थोड़ी आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन देगा। एक चीज पकड़नी है, इसमें छांट लिया कि इसमें तो भरतपुर धौलपुर नहीं है, भरतपुर धौलपुर अलग रह गई, जालोर किधर रह गया, बनास नदी है ही नहीं, आसपास ही नहीं है। शाहपुरा, शाहपुरा तो है, भीलवाड़ा भी है, सवाई माधोपुर भी है, लेकिन कोटा में काली मृदा है और जलोढ़ मृदा है, भूरी मृदा नहीं है किसी भी प्रकार से। अलग हो गया, ब्यावर है, करौली है, शाहपुरा है, टोंक है, तो हो गया उत्तर। ऐसे ही आएगा प्रश्न, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस इतना ही काम करना है।
बाकी प्रश्न में आएगा कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में हो और तुम वहां गलत कर दोगे इसको। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, नहीं है, देख लेना वो तो। फिर मैंने तो इसलिए बोला है ताकि आप ध्यान दो, इधर समझ लो इसको, है ना। भी कम से कम टेस्ट के बहाने से तो समझ लोगे, भी टेस्ट में एक तो सही होगा तो नहीं है। टेस्ट में ऐसा प्रश्न हो सकता है, इस तरह का कोई और प्रश्न हो, क्योंकि प्रश्न तो बनेंगे तो ऐसे ही। इसमें लिखिए, विशेषता लिखिए, भूरी मृदा में लिखिए नाइट्रोजन व फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। नाइट्रोजन व फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन तो अगर बात करें तो ठीक है, नाइट्रोजन की तो लगभग कमी रहती है, ज्यादा नहीं है किसी में भी। नाइट्रोजन एक जलोढ़ मृदा में ठीक ठाक मात्रा होती है इसकी। फास्फोरस है ना, इस फास्फोरस सबसे ज्यादा होती है रेत में। फास्फोरस किस में होती है? रेत होती है ना, रेत, ये मिट्टी अपने दोरे वाली मिट्टी, इसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है, फास्फोरस की मात्रा। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो फसल को बढ़ने में सहयोग करती है। जैसे अपनी पक्की मिट्टी के अंदर हम रेत डालते हैं ना, तो उसमें 2-3 साल फसल जबरदस्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि फास्फोरस होता है उसके अंदर, और फास्फोरस पौधे की वृद्धि के अंदर सहायक होता है, ये एक कारण है। और इस मृदा के अंदर फास्फोरस का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, इधर दोरे नहीं है, ये एक कारण है। तो नाइट्रोजन व फास्फोरस का इस मिट्टी में अभाव पाया जाता है। बस इतनी ही बात याद रखनी है इस मृदा में हमें। अगली मृदा लिखिए, ये कितने नंबर थी? 8 नंबर, 9 नंबर मृदा लिखिए। हाँ जी, निर्माण इसका नदी के द्वारा ही होता है। नदी जब अरावली को काट के लेके जाती है ना, साथ में इसके अंदर कुछ बजरी की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि बनास नदी का जो बेल्ट है ना, वो बजरी बेल्ट है, बजरी बेल्ट है। बजरी बनास नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली को जब काट करके ये लेकर के जाती है, तो इससे इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इस मृदा के निर्माण के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि किसी किताब में निर्माण को लेकर कोई बात हमें मिलती नहीं, इसलिए। 9 नंबर पे लिखिए आप, मिश्रित लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा मिश्रित लाल व काली मृदा, इनको सिर्फ समझने का काम है, रट्टा इनका नहीं लगाना है। जितना ज्यादा रट्टा लगाओगे उतना ज्यादा आपको नुकसान है, समझ लो इसको। पहले तो देखो कि काली मृदा कहां पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पाई जाती है। फिर देखो कि लाल मृदा कहां पाई जाती है? तो अरावली वाले क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। भले वो उदयपुर है, भले वो जालोर है, भले वो अपने सिरोही है, भले वो अजमेर है, ये जो अरावली की जो राजसमंद से होकर के ये जो पेटी जाएगी ना, जहां जहां अरावली है वहां वहां क्या है? लाल मृदा है। तो नॉर्मल सी बात है कि मिश्रित है, मिश्रित लाल व काली मृदा, यानी कि काली और लाल मृदा जहां आपस में मिलती है वहां इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अब इस क्षेत्र में तो लाल मिट्टी है, इस क्षेत्र में कौन सी है? काली मिट्टी है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, इस क्षेत्र के अंदर ये बीच वाला जो क्षेत्र है, कुछ इधर वाला कुछ इधर वाला, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल राजसमंद भी आ जाएगा, भीलवाड़ा भी आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा, सलूम्बर भी आ जाएगा, उदयपुर भी आ जाएगा, डूंगरपुर भी आ जाएगा, बांसवाड़ा भी आ जाएगा, और प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। तो नोट कर देते हैं, लिखो इसमें, लिखो, लिखिए मालवा पठार। निर्माण लिखते हैं, निर्माण मालवा पठार की
मालवा पठार की काली मृदा तथा अरावली की लाल मृदा के मिश्रण से बनी मृदा कौन सी मृदा होगी? मिश्रित लाल काली मृदा। अब कहने को हम कह देते हैं कि गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या सारे गंगानगर के अंदर पाई जाती है क्या? इधर तो दोहरे है कि नहीं है? उधर हनुमानगढ़ में चले जाओ, उधर अपने से ज्यादा बड़े बड़े दोहरे, तो मिट्टी अलग है, वहां भी अलग है, यहां भी अलग है। तो वही बात है कि पूरे जिले के अंदर एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती, अलग अलग प्रकार की क्षेत्र के हिसाब से मिट्टी पाई जाती है। तो निर्माण हमने लिख लिया इसका। फिर हम लिख लेते हैं इसका विस्तार। विस्तार में लिखेंगे राजसमंद, पूर्वी उदयपुर, सलुम्बर, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इनमें तो है प्रमुख रूप से, और इनके पड़ोसी है जैसे कोई शाहपुरा हो गया, कोई प्रतापगढ़ हो गया, कोई चित्तौड़गढ़ हो गया, उनमें है आंशिक रूप से। ठीक है, राजसमंद, पूर्वी उदयपुर, सलुम्बर, डोंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये प्रमुख है। इसमें तो प्रमुख रूप से पाई ही जाती है, और इनके अगर पड़ोसी का बिल्कुल नजदीक नाम आ जाए तो उसी में भी ये पाई जाएगी। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मेन बात ये कि उत्तर क्या माना जाएगा। अब इसकी कुछ विशेषता है मिश्रित लाल मिट्टी की, वो हम नोट कर लेते हैं। एक तो इसमें मक्के की खेती है वो होती है, तो लिखेंगे मक्के की कृषि हेतु उपयोगी, मक्के की कृषि हेतु उपयोगी, यह भी मक्के की खेती हेतु उपयोगी है। और हम एक कौन सी मिट्टी पढ़ के आए थे इससे पहले? लाल मिट्टी में भी मक्का हो जाता है, लाल लोमी में भी मक्का हो जाता है। ये जो लाल जहां आ रही है ना, क्योंकि लाल मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसलिए जो मृदा कम उपजाऊ है उसमें किसकी खेती होती है? मक्के की खेती होती है। विशेषता लिखिए, चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी, चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। पोटास की अधिकता, पोटास की अधिकता, और एक तो हम लिख सकते हैं कि मक्का, अम्लीय में आएगी या नहीं आएगी वो वहां पर पौधों की जो पत्तियां होगी ना, गोबर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बनिक तत्वों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कार्बनिक तत्व मौजूद है तो अम्लीय होगी, अगर नहीं है तो क्षारीय होगी। अगर सही मात्रा में है तो कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। लगभग ये जो मिट्टी है जो पर्वतों के आसपास पाई जाती है वो अम्लीय प्रकृति की ही होती है, लगभग अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या लिख रहे थे? मक्का व काली है तो कपास का भी कुछ इसमें रहता है, तो कपास की कृषि में उपयोगी, मक्का व कपास हेतु उपयोगी, ऐसे हमें नोट कर सकते हैं। इसमें एक भी दे सकता है, दोनों भी दे सकता है। तो ये अपने एक और मिट्टी कंप्लीट हो गई। ये कौन सी मिट्टी थी? मिश्रित लाल व काली मिट्टी। अब एक मिट्टी रह गई 10 नंबर। दस नंबर पे आप नोट कर दीजिए,
लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। लवण का मतलब क्या होता है? नमक होता है। लवण का मतलब ही क्या है? नमक। यानी कि वह मिट्टी जिसमें क्या पाया जाएगा? नमक पाया जाएगा, तो वो मिट्टी खारी होगी। तो लिखेंगे निर्माण, निर्माण भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ने के कारण, निर्माण भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ने के कारण, भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ने के कारण इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जिले, कौन कौन से जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है? तो उन जिलों में पाई जाती है या तो जहां खारे पानी की झीलें हैं, या वहां पर पहले टेथिस सागर था, या कहीं भूमि के अंदर कोई जिप्सम की परत पाई जाती है और उस परत के कारण क्या जो जल है वो नीचे नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता तो वो जल क्या आता है? वापिस ऊपर आता है, और ऊपर आता है तो वो भूमि के अंदर से क्या लेकर के आता है? लवण लेकर के आता है, जिससे क्षेम की समस्या होती है ना। तो उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो लिखेंगे जिले, लिखिए बाड़मेर, बालोतरा, सांसौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर को लिख सकते हैं। जैसलमेर में भी कुछ जगह जो खारी मिट्टी है पाई जाती है, लिख सकते हैं। जैसलमेर भी गलत नहीं है, लिख दो, जैसलमेर लिख दो। बीकानेर भी लिख सकते हैं, कुछ जगह बीकानेर भी ऐसे क्षेत्र हैं बीकानेर में जहां भी ये पाई जाती है। बीकानेर तो लिख ही दिया, एक जैसलमेर। नागौर आएगा तो नागौर भी सही होगा, गलत नागौर भी नहीं है। कर दिया नोट सभी? ठीक है। एक बात और लिख दीजिए इसमें, क्षारीय लवणता की अधिकता के कारण, क्षारीय लवणता की अधिकता के कारण, क्षारीय लवणता की अधिकता के कारण कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। ये अपना एक वर्गीकरण मृदा का कंप्लीट हो जाता है यहां पे। अब कौन कौन से वर्गीकरण रह गए? एक तो रह गया वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, और एक रह गया राजस्थान कृषि विभाग का वर्गीकरण। ये दो तो वर्गीकरण पढ़ने हैं, और फिर हमें पढ़नी है मृदा की समस्या, और समस्या पैदा होने के बाद में क्या किए जाते हैं? समाधान। थोड़ा सा ये पढ़ना है, ठीक है। आगे हेडिंग लगा दो आप, हेडिंग लगा दो राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण।
ये 10 प्रकार समझ में आ गए आप लोगों के? कुछ पूछना है इन 10 प्रकारों में? क्योंकि लगभग जो प्रश्न आएगा ना वो इन 10 प्रकारों में से आएगा। 40% प्रश्न इन्हीं 10 प्रकारों में से आएगा जो अभी आपको 10 प्रकार करवाए। बाकी आगे 20-20% प्रश्न है वो आगे 2 प्रकारों से आएंगे, और फिर 20% कोई बचेगा तो वो समस्या और समाधान से आएगा। एक बार इतना करते हैं अपने, बाकी हमें अगली क्लास में करेंगे।